नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे पास भारतीय रेलवे की जो बजट प्रक्रिया है उस पर एक दस्तावेज का अध्याय है। अब ये सुनने में बहुत मतलब सूखा और तकनीकी लगता है ना। हाँ, बिल्कुल। लगता है कि हम कोई अकाउंट्स की किताब पढ़ने जा रहे हैं। पर इसे ऐसे सोचिए, मान लीजिए आपके शहर के पास एक रेलवे फाटक है। हम्म। वहाँ रोज भयंकर जाम लगता है हम्म। और सबको लगता है कि भाई यहाँ एक ओवरब्रिज होना चाहिए। हम्म। तो वो जरूरत एक बजट प्रस्ताव कैसे बनती है, हम्म। वो प्रस्ताव दिल्ली में संसद तक कैसे पहुंचता है हम्म। और फिर मंजूरी के बाद वो पैसा वापस उस ब्रिज के लिए कैसे आता है। हम्म। आज हम पैसे के इसी पूरे सफर को ट्रैक करेंगे। बिल्कुल। और ये सफर सिर्फ पैसों का नहीं है, ये भारत के संविधान की कहानी है, हमारी संसदीय प्रक्रिया की और एक इतने बड़े संगठन के काम करने के तरीके की कहानी है। अच्छा। जो दस्तावेज हमारे पास है वो हमें इसका एक नक्शा दिखाता है। और इसमें एक पहली दिलचस्प बात यह है कि 2017 से रेलवे का अपना अलग बजट नहीं होता। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। जी, इसे आम बजट में मिला दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इस नक्शे को खोलते हैं। दस्तावेज कहता है कि सरकार को हर साल संसद के सामने एक क्या कहते हैं उसे, वार्षिक वित्तीय विवरण रखना पड़ता है। या आम भाषा में कहें तो बस बजट। हाँ, बस बजट। ये संविधान के अनुच्छेद 112(1) में लिखा है। लेकिन मुझे सबसे पहले ये समझना है कि इस पैसे पे कंट्रोल किसका है। क्या सरकार अपनी मर्जी से कहीं भी कुछ भी खर्च कर सकती है? बहुत अच्छा सवाल है। और असल में सारा खेल यहीं से शुरू होता है। नहीं, सरकार बिल्कुल अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकती। दस्तावेज के हिसाब से रेलवे के सारे खर्च को दो अलग-अलग हिस्सों में बांटा जाता है। आप कह सकते हैं कि सरकार के पास दो अलग-अलग बटुए हैं। दो बटुए? हाँ, एक है वोटेड और दूसरा है चार्ज्ड। वोटेड और चार्ज्ड, ये सुनने में थोड़े भारी शब्द लग रहे हैं। चलिए इन्हें आसान बनाते हैं। वोटेड खर्च को आप एक शॉपिंग लिस्ट समझिए। रेलवे ये लिस्ट संसद यानी लोकसभा के सामने रखती है और कहती है, देखिए हमें इन कामों के लिए इतने पैसों की जरूरत है। अच्छा। इस लिस्ट पर फिर संसद में बहस होती है, सांसद सवाल पूछते हैं और फिर होती है वोटिंग। वोटिंग। जी, लोकसभा चाहे तो इस लिस्ट को मंजूरी दे सकती है, किसी आइटम के लिए पैसे कम कर सकती है या पूरी की पूरी मांग को खारिज भी कर सकती है। बाप रे। तो रेलवे का ज्यादातर खर्च जैसे नई ट्रेनें चलाना, पटरियों का रखरखाव, कर्मचारियों की सैलरी, ये सब इसी वोटेड बटुए से आता है। मतलब ये वो पैसा है जिस पर जनता के प्रतिनिधियों का यानी सांसदों का पूरा कंट्रोल है। बिल्कुल। ये तो समझ आता है। लेकिन फिर ये दूसरा चार्ज्ड बटवा क्या है? एक मिनट, ये तो थोड़ी अजीब बात है। अगर संसद ही जनता के पैसे की रक्षक है तो फिर ऐसा खर्च क्यों है जिस पर वो वोट ही नहीं कर सकती? क्या इससे सरकार को एक तरह से बैकडोर से खर्च करने का मौका नहीं मिलता? ये सवाल बहुत वाजिब है और इसका जवाब भी हमें संविधान में ही मिलता है। चार्ज्ड खर्च वो भुगतान है जो सरकार के लिए अनिवार्य है, एक तरह की कानूनी या संवैधानिक मजबूरी। जैसे? इसे आप घर के बजट में होम लोन की ईएमआई जैसा समझ सकती हैं। आप बाकी खर्चों पर मतलब बहस कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, पर ईएमआई तो आपको देनी है। उस पर कोई वोटिंग नहीं होती है ना। हाँ, वो तो देनी ही पड़ेगी। बस वही बात है। रेलवे के मामले में, जैसा स्रोत बताता है, इसमें वो पैसा शामिल है जो किसी अदालत के फैसले या किसी आर्बिट्रेशन अवार्ड को चुकाने के लिए जरूरी है। अच्छा, अगर रेलवे कोई केस हार जाए और उसे मुआवजा देना हो तो वो पैसा? वो चार्ज्ड खर्च से आएगा। इस पर संसद बहस तो कर सकती है, पर इसे देने से मना नहीं कर सकती। अच्छा, तो ये इसलिए है ताकि सरकार अपनी कानूनी जिम्मेदारियों से सिर्फ इसलिए ना बच सके कि संसद में उसके पास बहुमत नहीं है या कोई और राजनीतिक कारण है। ये एक सेफ्टी वॉल्व जैसा है। बिल्कुल सही। ये प्रणाली सुनिश्चित करती है कि देश की साख और सरकार के जो अनिवार्य दायित्व हैं, वो राजनीतिक खींचतान से ऊपर रहें। इसीलिए इसमें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी की सैलरी जैसे खर्चे भी शामिल होते हैं, ताकि उनकी स्वतंत्रता बनी रहे। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो अब जब हमने ये दो बटुए समझ लिए हैं तो वापस हमारे उस ओवरब्रिज पर आते हैं। उसका आइडिया इस पूरी प्रक्रिया में घुसता कैसे है? क्या दिल्ली में कुछ अधिकारी बैठ के तय करते हैं कि ब्रिज कहाँ बनेगा? नहीं, और यहीं ये प्रक्रिया और भी आकर्षक हो जाती है। दस्तावेज बताता है कि ये एक बॉटम अप प्रक्रिया है। बॉटम अप? हाँ, यानी ये कागज पर तो कम से कम जमीनी स्तर से शुरू होती है, डिविजनों से, वर्कशॉप से, स्टोर्स डिपो से। सिद्धांत तो यही है कि जरूरतें नीचे से ऊपर की ओर बताई जाएंगी। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है कि प्रक्रिया बॉटम अप है। लेकिन क्या वाकई एक छोटे डिवीजन की आवाज रेलवे बोर्ड में बैठे अधिकारियों तक पहुंच पाती है?
या फिर आखिर में चलता वही है जो दिल्ली में तय हो जाता है? ये एक बहुत बड़ा व्यवहारिक सवाल है। प्रक्रिया का डिजाइन तो यही कहता है कि नीचे की आवाज सुनी जाए। इस पूरी प्रक्रिया के 3 मुख्य चरण हैं। पहला है रेलवे के जो अलग-अलग प्रशासन है, जैसे जोनल रेलवे, वो खुद अपने अनुमान तैयार करते हैं। अनुमान मतलब अंदाजा लगाते हैं। हाँ, वो अंदाजा लगाते हैं कि अगले साल उन्हें कितनी कमाई होगी और कितना खर्च आएगा। और ये अंदाजा कैसे लगाते हैं? इसका कोई फॉर्मूला है? जी, इसके लिए काफी विस्तृत तरीके हैं। कमाई का अनुमान लगाने के लिए वो देखते हैं कि यात्री कितने किलोमीटर सफर करेंगे, हर यात्री से औसतन कितना किराया मिलेगा। मालगाड़ियों से कमाई का अनुमान इस बात पर लगता है कि कोयला, सीमेंट, स्टील जैसी मुख्य चीजें कितनी मात्रा में और कितनी दूर तक ढोई जाएंगी। ठीक है। और इसके अलावा विज्ञापन, जमीन को किराए पर देने जैसी चीजों से होने वाली कमाई का भी हिसाब लगाया जाता है। ठीक है, कमाई का अनुमान तो समझ आया, पर खर्चों का क्या? वो कैसे तय होता है? खर्चों के लिए दस्तावेज में एक दोहरी वर्गीकरण प्रणाली का जिक्र है, जो बहुत स्मार्ट है। हर खर्च को 2 सवालों के नजरिए से देखा जाता है, क्यों और क्या। क्यों और क्या? हाँ, मान लीजिए पटरी बदलने का काम है, तो क्यों खर्च हो रहा है? ट्रैक नवीनीकरण के लिए। और क्या खर्च हो रहा है? मजदूरों का वेतन, नई पटरी की सामग्री और कॉन्ट्रैक्टर का भुगतान। अच्छा, तो इससे पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। बिल्कुल। ये सिस्टम रेलवे को ये देखने में मदद करता है कि हम किस बड़े काम पर कितना खर्च कर रहे हैं और उस काम के अंदर किन-किन चीजों पर पैसा जा रहा है। ये तो किसी बड़ी कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरह बहुत ही लंबा चौड़ा तरीका है। तो एक बार जब जोनल रेलवे ने अपनी ये लंबी चौड़ी लिस्ट बना ली, फिर क्या होता है? ये कहाँ जाती है? देश भर के सभी जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट से ये अनुमान दिल्ली में रेलवे बोर्ड के पास पहुंचते हैं। और वहाँ इनकी स्क्रूटिनी होती होगी। बहुत गहराई से। बोर्ड के अधिकारी पिछले सालों के ट्रेंड्स, देश की आर्थिक हालत, आने वाली बड़ी योजनाओं, इन सब को देखकर इन अनुमानों में बदलाव करते हैं। मतलब कोई जोन ज्यादा पैसे मांग रहा हो तो उसे कम भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। या कहीं जरूरत ज्यादा हो तो बढ़ा भी सकते हैं। और फिर आता होगा आखिरी और सबसे बड़ा चरण, संसद। हाँ, तीसरा और अंतिम चरण है संसद द्वारा अनुमोदन। इसे ऐसे समझिए कि रेलवे बोर्ड ने जो फाइनल डिमांड्स फॉर ग्रांट्स तैयार की है, वो रेलवे की फाइनल शॉपिंग लिस्ट है। ये लिस्ट रेल मंत्री के जरिए वित्त मंत्रालय को दी जाती है और फिर आम बजट के हिस्से के रूप में संसद में पेश होती है। और जब संसद उस शॉपिंग लिस्ट को मंजूर कर देती है तो एक अप्रोप्रिएशन बिल यानी विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक पास होता है। जी, और ये वो फाइनल परमिशन स्लिप है जिसके बिना आप सरकार के खजाने, जिसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं, से 1 रुपया भी नहीं निकाल सकते। राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद ही सरकार को खर्च करने का कानूनी अधिकार या कहिए लाइसेंस मिलता है। तो ये पूरी प्रक्रिया किसी पहाड़ चढ़ने जैसी है, जमीन इस तरफ शुरू होकर संसद की चोटी तक पहुंचना। लेकिन एक बार जब चोटी से हरी झंडी मिल जाती है तो पैसा वापस नीचे घाटी तक कैसे पहुंचता है? मतलब दिल्ली से निकलकर उस ओवरब्रिज के प्रोजेक्ट तक या किसी छोटे शहर के स्टेशन मास्टर तक, जिसे शायद अपने स्टेशन पर बस कुछ पंखे लगवाने हैं। अब सफर उल्टा शुरू होता है। अच्छा, बजट बनाना बॉटम अप था तो पैसा बांटना टॉप डाउन है। रेलवे बोर्ड संसद से मिली मंजूरी को अलग अलग जोनल रेलवेज को आवंटन यानी अलॉटमेंट्स के रूप में बांटता है। फिर जोनल रेलवे के जनरल मैनेजर उस पैसे को आगे डिविजनों और दूसरी यूनिट्स तक पहुंचाते हैं। इस तरह पैसा उस जगह पहुंचता है जहां असल में काम होना है। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेच है जिसके बारे में मैंने काफी सुना है कि अगर साल के अंत तक पैसा खर्च नहीं हुआ तो वो वापस चला जाता है। क्या ये सच है? आपने बिल्कुल सही सुना है। इसे दस्तावेज में लैप्स का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा गया है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका सीधा सा मतलब है कि 31 मार्च की आधी रात को जो भी पैसा खर्च नहीं हुआ वो लैप्स हो जाता है। खत्म। आप उसे बचाकर अगले साल के लिए नहीं रख सकते। पर ऐसा क्यों? ये तो बड़ा अजीब नियम है। इससे तो लोग साल के आखिर में बेवजह जल्दबाजी में खर्च करने लगेंगे ताकि पैसा लैप्स ना हो जाए। और असल दुनिया में ठीक यही होता है। सच में? हाँ, इस नियम का एक बहुत दिलचस्प नतीजा देखने को मिलता है जिसे अक्सर मार्च रश कहते हैं। क्योंकि 31 मार्च को पैसा लैप्स हो जाएगा, कई विभाग और अधिकारी बचे हुए फंड को जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं ताकि अगले साल उनका बजट यह कहकर कम न कर दिया जाए कि आपको तो पिछले साल पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ी। बिल्कुल।
तो सिद्धांत भले ही वित्तीय अनुशासन के लिए बनाया गया हो, पर व्यवहार में ये कभी-कभी फिजूल खर्ची को भी जन्म देता है। ये तो एक बहुत बड़ी व्यवहारिक चुनौती होगी। लेकिन अच्छा, अगर कोई असली इमरजेंसी आ जाए तो मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गई और रेलवे की पटरियां ही बह गईं, उसकी मरम्मत तो तुरंत करनी होगी और उसके लिए बजट में तो पहले से पैसा नहीं रखा होगा, तब क्या होगा? इस तरह की स्थितियों के लिए सिस्टम में कुछ लचीलापन भी रखा गया है। पहला तरीका है पुनर्विनियोग, रीएप्रोप्रिएशन। पुनर्विनियोग? हाँ, ये कॉन्सेप्ट दिलचस्प है। ये थोड़ा ऐसा है जैसे घर के बजट में आपने दिवाली की सफाई के लिए पैसे रखे थे, लेकिन अचानक गीजर खराब हो गया। तो आपने सफाई के पैसे से पहले गीजर ठीक करवाया, क्योंकि वो उस वक्त ज्यादा जरूरी था। मतलब एक काम के पैसे को दूसरे काम में लगाना। क्या इसमें कोई सीमाएं हैं या कहीं भी लगा सकते हैं? नहीं, सीमाएं हैं। दस्तावेज साफ कहता है कि आप कुछ बड़ी दीवारों को नहीं लांघ सकते। जैसे आप रेवेन्यू खर्च के पैसे को कैपिटल खर्च में नहीं डाल सकते। अच्छा, रोजमर्रा के खर्चे और नई संपत्ति बनाने वाले खर्चे अलग अलग रहेंगे। बिल्कुल। वैसे ही वोटेड और चार्ज्ड बटुए के बीच भी पैसा ट्रांसफर नहीं हो सकता। समझ गया। तो आप बच्चों की स्कूल फीस के पैसे से गीजर ठीक नहीं करवा सकते। और अगर नुकसान बहुत बड़ा हो जो इस छोटे मोटे ट्रांसफर से पूरा ही ना हो पाए, बाढ़ जैसी आपदा के लिए? ऐसी बड़ी इमरजेंसी के लिए दस्तावेज बताता है कि जीवन या संपत्ति के रक्षा के लिए जरूरी काम फंड के औपचारिक आवंटन का इंतजार किए बिना भी शुरू किए जा सकते हैं। अच्छा। और पैसों के लिए सरकार के पास एक कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है, एक तरह का इमरजेंसी गुल्लक। ये किसके पास होता है? ये फंड राष्ट्रपति के अधीन होता है। बहुत बड़ी और अप्रत्याशित जरूरत पड़ने पर यहाँ से एडवांस पैसा लिया जा सकता है, जिसे बाद में संसद से अप्रूव करवाना पड़ता है। उसमें अप्रत्याशित जरूरतें पूरी करने के लिए कुछ खिड़कियां और दरवाजे भी छोड़े गए हैं। बिल्कुल। यह नियंत्रण और लचीलेपन के बीच एक संतुलन है जो भारतीय रेलवे जैसे विशाल और जटिल नेटवर्क को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? हमने एक तकनीकी दस्तावेज से शुरुआत की थी और अब हमारे सामने एक पूरी कहानी है। एक कहानी जो एक स्थानीय जरूरत से शुरू होती है, जो अनुमान लगाने, बहस करने, जांच पड़ताल करने और मंजूरी लेने के 1 साल लंबे पहाड़ पर चढ़ती है और फिर पैसा बनकर वापस जमीन पर उतरती है। हाँ, और ये पूरी कहानी भारत के संविधान की किताब के अनुसार चलती है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यही है कि यह पूरी प्रक्रिया कितने बड़े पैमाने पर काम करती है। एक तरफ डिविजनों और वर्कशॉप से आने वाले छोटे छोटे अनुमान हैं, और दूसरी तरफ संसद में होने वाली राष्ट्रीय स्तर की बहस। ये दिखाता है कि इतने बड़े संगठन को चलाने के लिए सिर्फ इंजीनियरिंग और ऑपरेशन ही नहीं, बल्कि एक मजबूत वित्तीय और संवैधानिक ढांचा भी कितना जरूरी है। सही बात है। ये एक विशाल देश में जनता के पैसे का प्रबंधन करने के लिए डिजाइन की गई प्रणाली है, जो संसद के प्रति जवाबदेह है और अप्रत्याशित स्थितियों से निपटने के लिए लचीली भी। इस पूरी चर्चा से एक विचार मन में आता है जिसके बारे में सोचा जा सकता है। जी। दस्तावेज में पूंजीगत व्यय के लिए खास प्लान हेड्स का जिक्र है, जैसे नई लाइनें बिछाना, दोहरीकरण, ट्रैक का नवीनीकरण, यात्री सुविधाएं। जब हम किसी नए आधुनिक स्टेशन या बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट के बारे में सुनते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि उस प्रोजेक्ट का आइडिया इस पूरी जटिल बजटीय प्रक्रिया की भूल भुलैया से कैसे गुजरा होगा। एक अच्छा सवाल है। हमारे शहर के उस ओवरब्रिज के प्रस्ताव का क्या हुआ होगा? उसे प्राथमिकता क्यों नहीं मिली, जबकि शायद किसी और शहर के ब्रिज को मिल गई? किन प्रस्तावों को इन प्लान हेड्स के तहत पैसा मिलता है और क्यों? इसका जवाब शायद सिर्फ बजट की किताबों में नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दबावों में भी कहीं छिपा हो।